नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल ध्येय ज्ञानधारा पर स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जीव विज्ञान के टॉप 50 प्रश्न यहाँ पर करने वाले हैं, जो कि आपकी UPSSC जो आगामी पेट एग्ज़ाम 2023 होने वाला है और SSC के जो भी एग्ज़ाम हैं वह सभी उन सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी जो है महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों जीव विज्ञान या बायोलॉजी आपके सभी एग्ज़ामों में पूछे जाने वाला एक सब्जेक्ट है। तो दोस्तों बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक आप सभी लोग देखिएगा, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर आपके सामने जो है आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें सही उत्तर बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नील हरित शैवाल पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव हैं। ठीक है दोस्तों, यह ऐसे जीव हैं, प्रथम जीव हैं जिन्होंने क्या किया, सूर्य का प्रकाश लिया और जल के प्रयोग से जो है भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया इन्होंने। तो इस प्रक्रिया से जो भी ऑक्सीजन उत्पन्न हुई वह ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में फैलने लगी, जिससे क्या हुआ, जो अन्य जीव हैं उनके विकास में वह सहायक हुई ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न का हम लोग यहाँ पर व्याख्या जो है ज़रूर करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट साथ में बताते हुए आप सभी को चलेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? काफ़ी आसान प्रश्न है और कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, डार्विन ने जो है विकासवाद का सिद्धांत दिया, इन्होंने प्रतिपादित किया है सिद्धांत। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यही जो इनका जो विकासवाद का सिद्धांत था डार्विन का, यही सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान का न्यू बना, या मॉडर्न जो बायोलॉजी है उसकी जो है या न्यू बना इनका जो है विकासवाद का सिद्धांत। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, न्यूटन, आइंस्टीन, चार्ल्स डार्विन या लैमार्क। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैमार्क। जीव विकास को किसने जो है सबसे पहले समझाया था? तो वह थे लैमार्क। दोस्तों जो यह परिकल्पना जो इन्होंने दी जो है जीव विकास की, वह उपार्जित लक्षणों की वंशागत का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों यह सिद्धांत इनका ध्यान रखिएगा, लैमार्क की एक बुक हुई है जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ। ठीक है, उस पुस्तक का नाम है फिलॉसफी जूलॉजिक। ठीक है, ध्यान रखना, फिलॉसफी जूलॉजिक, जो कि लैमार्क की बुक है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है डी ब्रिज ने। डी ब्रिज मतलब इनका पूरा नाम है ह्यूगो डी ब्रिज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने क्या किया, विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक है, देखिए इनके अनुसार क्या था कि इनके अनुसार नई जाति की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली, स्पष्ट तथा स्थायी, जिसे कि आप वंशागत या बड़ी विभिन्नताओं के कारण होती है, इन्होंने ये बताया। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन में व्हेल मछली, बी ऑप्शन में अफ्रीकी हाथी, सी ऑप्शन में दरियाई घोड़ा, डी ऑप्शन में ध्रुवी भालू। तो आप सभी को पता होगा सबसे बड़ा स्तनपायी कौन होता है, वह होता है व्हेल मछली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब सभी लोग हाथी को देख के जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन न लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब चींटियाँ काटती हैं तो वह अंतःक्षेपित करती हैं, मतलब कि जब चींटियाँ हम लोगों को काटती हैं हम लोगों के शरीर पर, तो वह जो है हमारे शरीर में क्या अंतःक्षेपित करती हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही उत्तर बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फार्मिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फार्मिक अम्ल। ठीक है, चींटियाँ क्या अंतःक्षेपित करती है हमारे शरीर में? फार्मिक अम्ल। इसीलिए एकदम से ईचिंग होती है, या जो है किसी को काफ़ी ज़्यादा पेन हो जाता है और वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, फार्मिक अम्ल क्या होता है? कार्बनिक यौगिक है। क्या है? कार्बनिक यौगिक है। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? तो 4 ऑप्शन है, ए ऑप्शन में जिराफ, बी ऑप्शन में ऊँट, सी ऑप्शन कंगारू, डी ऑप्शन कंगारू चूहा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंगारू चूहा।
आपको कंगारू और कंगारू चूहा में जो है कंफ्यूज नहीं होना है। कंगारू चूहा आपको ध्यान रखना है, कंगारू चूहा जो है यह बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चट्टान पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अधिपादपी, लवणोद्भिद या मरुद्भिद या शैलोद्भिद क्या कहलाते हैं। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, शैलोद्भिद। ठीक है, शैलो मतलब शैल मतलब चट्टान या पत्थर होता है, उसी से आप सब लोग जान जाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तना। तना जो है, तने से क्या होती है, हल्दी प्राप्त होती है खाने के लायक। ठीक है दोस्तों, इस पौधे का जो खाने का लायक होता है वो क्या बोला जाता है, प्रकंद। ठीक है, प्रकंद बोला जाता है। और दोस्तों हल्दी का जो वानस्पतिक नाम होता है तो ध्यान रखिएगा, वह होता है कुरकुमा लांगा। क्या होता है, कुरकुमा लांगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मटर का पौधा है, क्या है, शाख है कि पुष्प है कि झाड़ी है या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाक। मटर का पौधा क्या है, किस रूप में होता है, शाक के रूप में होता है। दोस्तों मटर का पौधा जो पी प्लांट होता है वह द्विबीजपत्रीय शाकीय पौधा है। ठीक है, जो कि 1 वर्ष में तैयार होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तना होता है, बीज होता है, जड़ होता है या फल। आलू का कौन सा भाग हम खाने में यूज़ करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका भी ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। तने का प्रयोग मतलब आलू का जो खाने वाला भाग होता है वह होता है तना। जो हम लोग खाते हैं वह तना के रूप में हम आलू को खाते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक फल है, आलू, मूली, भिंडी या शकरकंद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भिंडी जो है यह है एक फल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भिंडी जो है एक फल है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पुष्पीय पौधा है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, सिनकोना पादप के किस भाग से आती है। देखिए पहले हम प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे। इस प्रश्न में एक पॉइंट दिया गया है कि कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग होती है। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि मलेरिया के इलाज में किस औषधि का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कुनैन हो। ठीक है, अब बात आती है कि किस पादप से जब प्राप्त होती है, किस पौधे से। तो सिनकोना के पौधे से कुनैन प्राप्त किया जाता है। अब जो प्रश्न जो पूछ रहा है कि सिनकोना का पौधा होता है, पादप होता है, इसके किस भाग से प्राप्त की जाती है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, छाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, छाल। ठीक है, अगला प्रश्न है कि टमाटर में लाल रंग होता है, किसके कारण होता है, बताना है आप सभी को। तो जो टमाटर में लाल रंग होता है वह होता है, पिछले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टमाटर का रंग बताना है किसके कारण होता है लाल रंग। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लाइकोपिन। देखिए लाइकोपिन के कारण जो है टमाटर का रंग लाल रंग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाला गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी होती है। सभी को पता होगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो गुणसूत्र के जोड़ों की संख्या कितनी होती है, 23। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब एक जोड़े में 2 वस्तुएं होती हैं, आप सभी को ध्यान होगा। तो 23 जोड़े यदि गुणसूत्र पाए जाते हैं तो कितने टोटल गुणसूत्र हो गए। तो एक जोड़े में यदि 2 हो गए तो 23 जोड़े में कितने हो जाएंगे, 46। ठीक है, तो 46 और 23 दोनों संख्याएं आपको ध्यान रखनी है। यदि जोड़ों में पूछा जाए तो 23 आपको ध्यान रखना है, यदि ऐसा ही पूछा जाए तो 46 आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है जैव कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, प्रत्येक जीवित कोशिका में जो श्वसन की क्रिया होती है वह कहाँ होती है, 2 चीज़ों में होती है। एक तो आपको कोशिका द्रव में, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में। सबसे पहले जो होती है वह कोशिका द्रव में होती है श्वसन की क्रिया, अंततः माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है।
क्योंकि सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है लास्ट में ही माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस या श्वसनांग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक हैं, आप सभी जानते होंगे उन वैज्ञानिक का नाम। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जी.जे. मेंडल, या मेंडल नाम से आप केवल इसको याद रख सकते हैं। यह जो है आनुवांशिकता के जो है जनक कहे जाते हैं दोस्तों, जेनेटिक। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को ध्यान होगा कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पे किया था, तो आप सभी लोग जानते होंगे पी प्लांट पे, मटर के पौधे पे इन्होंने अपना प्रयोग किया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में दिया गया है गुणसूत्र, बी ऑप्शन डीएनए, सी ऑप्शन जीन और डी ऑप्शन केंद्रक। तो जो हमारे शरीर में आनुवंशिकता होती है इसकी इकाई जीन कहलाती है, इसलिए इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, जीन जो है जीवों के शरीर में आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई होती है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। लोहा है, सोडियम है, ऑक्सीजन है या कैल्शियम है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। दोस्तों जो हमारे शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है वह ऑक्सीजन है। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हमारे मानव शरीर में जो मुख्य रूप से जो तत्व पाए जाते हैं उनकी संख्या होती है 6। आप सभी को ध्यान रखना है वो 6 तत्व कौन कौन से हैं, आपको यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है। देखिए, ऑक्सीजन होता है, ठीक है, और फिर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है, और क्या होता है, कैल्शियम होता है, और फिर होता है फास्फोरस। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, अब इनमें सबसे ज़्यादा मात्रा जो होती है हमारे शरीर में वह होती है ऑक्सीजन की। लगभग अगर जो प्रतिशत के रूप में पूछा जाए तो आप सभी को ध्यान रखना है 65% के जो है अप्रॉक्स ऑक्सीजन हमारे शरीर में पाया जाने वाला तत्व है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो ध्यान देना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में दिया गया है वोमर, बी ऑप्शन में स्टेपीज, सी ऑप्शन में मैलियस, डी ऑप्शन में इंकसन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेपीज। स्टेपीज हमारे शरीर की जो मानव शरीर है उसकी सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, और यह कहाँ पाई जाती है, तो हमारे कान में पाई जाती है। कहाँ, कान में पाई जाती है। दोस्तों यदि प्रश्न पूछा जाए कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, तो ध्यान रखिएगा उसका नाम होता है फीमर। क्या नाम होता है, फीमर, जो कि हमारे जांघ में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। ए ऑप्शन में दिया गया है 4, बी ऑप्शन में 12, सी ऑप्शन में 20, डी ऑप्शन में 28। तो सिंपल सा यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा, आप सभी को ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी। जो 20 दांत होते हैं वह हमारे पूरे जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। एक बार टूट जाते हैं, फिर से वो जमाते हैं, ठीक है, फिर से आ जाते हैं। तो इससे सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं। ए ऑप्शन में दिया गया है जबड़े में, बी ऑप्शन में जांघ में, सी ऑप्शन में गर्दन में, डी ऑप्शन हाथों में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों जो जबड़े की हड्डी होती हैं या मांसपेशियां होती हैं वह हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां होती हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। ठीक है, जो हमारे शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो संपन्न होता है वह छोटी आंत में संपन्न होता है। दोस्तों ध्यान रखना है कि जो पाचन क्रिया है वह कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ खत्म होती है, कहाँ उसका अंत होता है। तो ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है कि मनुष्य का पाचन जो अंग है या पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा माउथ होता है, मुख जिसे बोलते हैं मुख, वहाँ से प्रारंभ होती है पाचन क्रिया, और बड़ी आंत में जो है उसका अंत होता है, बड़ी आंत में उसका अंत होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अपने मुख से स्टार्ट होती है पाचन क्रिया और बड़ी आंत में संपन्न होती, मतलब बड़ी आंत में उसका अंत होता है। अब दोस्तों यदि छोटी आंत की बात की जाए तो छोटी आंत की लंबाई आप सभी को ध्यान रखना है। छोटी आंत की जो लंबाई होती है वह होती है
6 से 7 मीटर। ठीक है, 6 से 7 मीटर लंबी होती है छोटी आंत। और दोस्तों यह 3 भागों में बटी होती है, आपको ध्यान रखना है। जो इसे कहते हैं ग्रहणी, दूसरा भाग होता है मध्यांत्र, तीसरा होता है शेषांत्र। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एंजाइम मूलतः क्या होते हैं। ए ऑप्शन में दिया गया है वसा, बी ऑप्शन में शर्करा, सी ऑप्शन में प्रोटीन, डी ऑप्शन में विटामिन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन बोले जाते हैं। दोस्तों एंजाइम जो होते हैं इनका निर्माण आप लोग ध्यान रखिएगा मेन रूप से नाइट्रोजनीय पदार्थ या फिर अमीनो अम्ल के संश्लेषण के द्वारा होता है। ठीक है, किनके संश्लेषण के द्वारा, या तो नाइट्रोजनीय पदार्थ जो होते हैं उनके संश्लेषण के द्वारा, या फिर अमीनो अम्ल जो होते हैं उनके संश्लेषण के द्वारा जो है इनका निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। ए ऑप्शन में यकृत, यकृत मतलब कि लीवर, बी ऑप्शन में अग्नाशय, सी ऑप्शन में अवटु ग्रंथि, डी ऑप्शन में आमाशय। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ध्यान रखिएगा, वह होती है यकृत, या जिसे हम सामान्य बोल भाषा में या फिर इंग्लिश में से लीवर बोलते हैं। यकृत, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यदि हम इसकी लंबाई के बारे में बात करें यकृत की या लीवर की, तो ध्यान रखिएगा यह कम से कम 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा एवं चौड़ा होता है। ठीक है, 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा या चौड़ा होता है, लंबा एवं चौड़ा होता है। दोस्तों यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है, कौन सी ग्रंथि है, तो आपको ध्यान रखना थायराइड जो ग्लैंड है या ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि, वह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी जाए तो यकृत आपको लीवर लगाना है, यदि अंतःस्रावी ग्रंथि पूछी जाए तो आपको लगाना है थायराइड ग्रंथि। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि प्रश्न है कि फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था। सभी को इस प्रश्न का उत्तर पता होगा। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का उत्तर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के आपको जो है सेंड करना है, पोस्ट करना है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, तो ध्यान रखना है, उसका नाम बताना है। तो विटामिन ए है या विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी है, सही उत्तर बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा विटामिन सी। ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। यह जो है खट्टे फलों में पाई जाती है विटामिन सी, तथा अपने जो स्किन होती है, चर्म होता है, ये स्किन के लिए या चर्म के लिए काफ़ी जो है लाभदायक रहती है, या इसे स्वस्थ रखने में यह इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। दोस्तों यह जो है इसका जो साइंटिफिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है, क्या होता है, क्या बोलेंगे, स्कॉर्बिक एसिड। ठीक है दोस्तों, यह जो है सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें ध्यान रखने वाली यह है कि यह वाटर में या जल में घुलनशील होती है, यह विटामिन जो है जल में घुलनशील होती है, और यह जो है दांतों के जो डेंटिन होते हैं उनके निर्माण में सहायक होती है। ठीक है, और इसकी कमी से, यदि विटामिन सी की कमी से पूछा जाए कौन सा रोग होता है, तो आप सभी को ध्यान रखना है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, कौन सा रोग, स्कर्वी रोग होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है। दोस्तों देखिए, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आप सभी को बता दें कि इस सीरीज में वही प्रश्न आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो भी कई बार कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप सभी के लिए जैसे कि यहाँ पे विटामिन को क्वेश्चन आया है, तो आपको क्या करना है, आपको एक सरसरी निगाह से अपनी जो नोटबुक है, आपने ऐसा तो है नहीं पढ़ा नहीं होगा विटामिन चैप्टर, तो आपको क्या करना है, सभी विटामिन के बारे में एक बार सरसरी निगाह से देख लेना है, और यहाँ पे जो प्रश्न कराए जाते हैं जा रहे हैं उनको तो देखना ही देखना है। ठीक है, तो प्रश्न है कि रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी या विटामिन सी। तो आप लोग सभी इसका उत्तर जानते होंगे। इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन के। ठीक है, देखिए होता क्या है, जब विटामिन के की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो जो ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड या खून का थक्का जिसे बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, वह जो है खून का थक्का धीरे बनने की एक बीमारी हो जाती है हमारे शरीर में। ठीक है, किसकी कमी से, विटामिन के की कमी से। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, संचित मतलब स्टोर या कहाँ जमा रहता है, इसे ऐसे भी बोल सकते हैं। तो मानव शरीर में विटामिन ए संचित कहाँ रहता है। ए ऑप्शन में दिया गया है यकृत या लीवर,
बी ऑप्शन में आमाशय में, सी ऑप्शन तिल्ली में, डी ऑप्शन उदर में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। विटामिन ए यकृत में या लीवर में संचित रहता है, या काफ़ी मात्रा में स्टोरेज इसका यकृत में रहता है विटामिन ए का। ठीक है। अब दोस्तों विटामिन ए की यदि बात की जाए तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वह होता है रेटिनॉल। आप सभी को पता होगा रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है इसका वैज्ञानिक नाम या रासायनिक नाम होता है। दोस्तों इसकी कमी से हमारे शरीर में रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, रतौंधी रोग हो जाता है। दोस्तों इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, जिसका यदि प्रमुख इसका स्रोत बात किया जाए कि किस किन फलों में या किन चीज़ों में या विटामिन ए पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा दूध में, मक्खन में, अंडा में, मछली के तेल में, और सबसे अत्यधिक मात्रा में यदि वेजिटेबल की बात करें तो गाजर में यह पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। ए ऑप्शन में अरहर में, बी ऑप्शन में सोयाबीन में, सी ऑप्शन में उड़द में, डी ऑप्शन गेहूँ में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। प्रोटीन की सबसे अधिकतम मात्रा कहाँ पाई जाती है? सोयाबीन में। ठीक है दोस्तों, इसमें जो यदि पूछा जाए प्रोटीन का कितना प्रतिशत होता है, तो ध्यान रखिएगा इसमें प्रोटीन जो पाया जाता है वह 40% तक पाया जाता है। ठीक, कितना? 40%। दोस्तों यह एक मुख्य रूप से दलहनी एवं तिलहनी फसल है। ठीक, आप सभी जानते होंगे। और ये जो सोयाबीन होता है इससे इसका मिल्क तैयार किया जाता है, दूध तैयार किया जाता है, जो कि जो गाय का दूध होता है उसके बराबर जो है क्षमता रखता है। दोस्तों यदि हम जनरल अवेयरनेस की बात करें तो सोयाबीन में सबसे अग्रणी जो उत्पादक राज्य है अपने भारत में, तो वह ध्यान रखेगा वह है एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में 1000 ग्राम, बी ऑप्शन में 1200 ग्राम, सी ऑप्शन में 1400 ग्राम, डी ऑप्शन में 1500 ग्राम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1400 ग्राम मस्तिष्क का वजन होता है मनुष्य के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्न में से किसकी उपस्थिति होती है? तो वह होती है कैरोटीन के कारण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि मनुष्य का औसत रक्तचाप मतलब कि ब्लड प्रेशर कितना होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही उत्तर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 120/80। दोस्तों जो औसत ब्लड प्रेशर रहता है मनुष्य का वह होता है 120/80। अब यह 120/80 क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी धमनियों में रक्तदाब होता है या जो ब्लड प्रेशर होता है उसकी 2 सिचुएशंस होती, 2 अवस्थाएं होती हैं। पहले को जो 120 दिया है इसे हम लोग बोलते हैं प्रकुंचन दाब, या इसे इंग्लिश में यदि हम बोलें तो सिस्टोलिक प्रेशर इसे बोलते हैं। और दूसरा जो ये 80 दिया गया है इसे बोलते हैं प्रसारण दाब, या इंग्लिश में इसे कहें तो डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो प्रकुंचन दाब या आपका सिस्टोलिक प्रेशर हो गया 120, और जो प्रसारण दाब होता है डायस्टोलिक प्रेशर यह होता है 80। ठीक है दोस्तों, रक्तचाप को जो डॉक्टर मापते हैं किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो वह होता है स्फेग्मोमैनोमीटर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है, मतलब सबको अपना ब्लड दे सकता है? 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें सही उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। जो ब्लड ग्रुप जिनका ओ होता है वह सार्वत्रिक दाता होते हैं या यूनिवर्सल डोनर होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो सर्वग्राही या यूनिवर्सल रिसिपिएंट जो होते हैं वह ध्यान रखिएगा वह होते हैं AB ब्लड ग्रुप वाले। ठीक है, AB ब्लड ग्रुप वाले जो होते हैं वह सर्वग्राही होते हैं, सबका ब्लड ले सकते हैं, और सबको ब्लड दे सकते हैं वह होते हैं ब्लड ग्रुप O वाले। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही उत्तर बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो कार्ल लैंडस्टीनर हैं, या जो है इन्होंने रक्त समूह की ब्लड ग्रुप जो होता है उसकी खोज की थी इन्होंने। ठीक है, तो इनका नाम आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायलिसिस किससे संबंधित है? जो डायलिसिस प्रोसेस होता है वह किससे संबंधित है यह आपको बताना है। यकृत से संबंधित है, वृक्क से, आँखों से, या मस्तिष्क से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृक्क।
वृक्क जो कि इंग्लिश में इसे किडनी बोलते हैं। तो डायलिसिस प्रक्रिया जो है वह किडनी से संबंधित है। डायलिसिस प्रक्रिया कब होती है? जब हमारी, जैसे कि हमारी नहीं, जैसे कि किसी की, भगवान ना करें, किसी की किडनियाँ खराब हो, जब किसी मनुष्य की दोनों किडनियाँ खराब हो जाती हैं, काम करना बंद कर देती हैं, तो जो है डायलिसिस क्रिया के अंतर्गत जो है उसका जो प्रोसेस होता है वह किया जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन्स कहलाता है? ए ऑप्शन में दिया गया है इंसुलिन, बी ऑप्शन में एड्रेनलिन, सी ऑप्शन में एस्ट्रोजन, डी ऑप्शन में ऑक्सीटोसिन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। एड्रेनलिन जो होता है वह जो हार्मोन है वह लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? ए ऑप्शन में लाल, बी ऑप्शन में नीला, सी ऑप्शन में हरा, डी ऑप्शन में बैंगनी। तो जो रेड कलर होता है, लाल रंग होता है, ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया होती है उसमें सबसे अधिक जो प्रभावकारी कलर होता है वह होता है लाल, ठीक है, रेड कलर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि पोलियो का कारण क्या है? बताना है आपको। जीवाणु, विषाणु, कीट या कवक, किसके कारण से जो है पोलियो रोग होता है? तो जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायरस या विषाणु। विषाणु के कारण जो है पोलियो रोग होता है। दोस्तों, इसका जो प्रमुख रोग का कारण होता है वह होता है कि जो दूषित भोजन या जल का प्रयोग करते हैं उसके प्रभाव में आने से पोलियो रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यह जो है किसको प्रभावित करता है? तो ध्यान रखिएगा, जो नर्वस सिस्टम होता है मनुष्य का, जो तंत्रिका तंत्र होता है वह इससे प्रभावित होता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, आप सभी को क्या करना है, जो कई रोग हैं और वह किस कारण होते हैं, या जैसे बोल सकते हैं आप वायरस या बैक्टीरिया के कारण जो होने वाले रोग हैं उनकी एक लिस्ट आपको बना लेनी है। 5 जो रोग हैं, मेन रोग वह हैं, और जो है वह किसके कारण होते हैं अभी आपको एक पास नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि हर परीक्षा में यह पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि फुट और माउथ रोग निम्नलिखित में से प्रमुखता किन में पाया जाता है? ए ऑप्शन में दिया गया है मवेशी, बी ऑप्शन में मवेशी व भेड़ ए ऑप्शन में दिया गया है, बी ऑप्शन में मवेशी व सुअर, सी ऑप्शन में भेड़ व बकरियां, डी ऑप्शन में उपरोक्त में सभी में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो ऊपर के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो फुट और माउथ रोग होता है, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं खुरपका व मुंहपका। ठीक है, खुरपका या मुंहपका, मतलब कि जो जानवरों के जो खुर होते हैं पैरों के वो पक जाते हैं। मुंहपका जो मुंह होता है, मुख होता है, थूथन जिसे बोलते हैं, वह पक जाते हैं, उसमें रोग हो जाता है जानवरों के, जैसे कि मवेशी व भेड़, मवेशी, सुअर, भेड़, बकरियां, गाय, भैंस, जो इत्यादि जो भी जानवर होते हैं उनके जो है क्या हो जाता है, फुट और माउथ रोग हो जाता है। तो दोस्तों, अब ध्यान रखना है कि यह रोग किसके कारण होता है, बैक्टीरिया या किसके कारण, बैक्टीरिया या वायरस के कारण होता है। तो ध्यान रखिएगा, यह रोग विषाणु के कारण, मतलब कि बैक्टीरिया के कारण होता है। पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि इस रोग की सबसे पहले इस रोग का पता किसने लगाया था? तो ध्यान रखिएगा, जर्मनी के वैज्ञानिक थे, जिनका 2 वैज्ञानिक थे, जिनका नाम, पहले का नाम था ल्योफ्लर, दूसरे का नाम था फ्रास। ठीक है, ल्योफ्लर और फ्रास ने सन 1897 में 1897 में इस रोग का जर्मनी में पता लगाया था। ठीक है, तो आपको जो है यह चीज़ या पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आपके सामने यह कुछ महत्वपूर्ण 50 प्रश्न यहाँ पर लाए गए। तो दोस्तों, आप सभी को यह वीडियो यदि अच्छा लगा हो, आपके लिए यूज़फुल हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।